नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 30। सदानंद जी अपने पत्नी और बेटा विकास को लेकर रामस्वरूप जी के घर में पहुँचने पर उन्हें आदर पूर्वक स्वागत करते हुए बिठाने पर रामस्वरूप जी के घर के वातावरण को देखकर एकाएक अभिभूत हो गए। ऐसे में सदानंद जी की पत्नी मृदुला देवी सोचने लगी, क्या यह वही लोग हैं जो उस दिन हमारे घर में आए थे? मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हो रही है कि ऐसे परिवार के लोग हमारे साथ रिश्ता जोड़ने को इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। बेटी के घर वाले हैं ना, कहते हैं कि बेटी के माता पिता को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। अपने बेटी के सुख साच्छंद को लेकर सभी माता पिता प्रयत्न करते हैं, परंतु यहाँ पर यह परिवार अपने बिटिया की शादी हमारे बेटा प्रकाश से करवा कर कौन सा सुख साच्छंद की प्राप्ति के अपेक्षा कर रहे हैं। हमारा बेटा प्रकाश है तो बड़ा अच्छा लड़का, कर्मठ के साथ साथ स्मार्ट भी है, उनकी बेटी को प्यार भी करेगा, एक पति का सारा धर्म तथा कर्तव्य निभाएगा, परंतु उसका तो खुद का ही मकान नहीं है, वह किराए पर रहता है। खुद का मकान हम लोगों को देकर खुद किराए के कमरे में रहता है। ऐसे में कल को अपनी बीवी को लेकर वहीं पर किराया के कमरे में रहेगा, यह कैसे संभव हो पाएगा? यह बात तो यह लोग भी जानते हैं, फिर भी यह लोग ऐसी शादी को राजी हो रहे हैं। यह तो सचमुच बड़े ही आश्चर्य की बात है। खैर, जिसके किस्मत में जो है उसे कौन रोक सकता है। अगर ऐसा ना होती तो इनके बेटी और हमारे प्रकाश में प्यार कैसे पनप गई? शायद ईश्वर की यही मर्जी है, राम जी के यही इच्छा है, तभी तो ऐसा हुई है। इनके परिवार को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी बेटी हमारे घर में आ गई तो प्रकाश के अव्यवस्थित जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगी। वैसे भी शादी तथा गृहस्थी के बगैर सभी के जीवन अव्यवस्थित रहता है। कहते कि जहाँ एक पुरुष के बिना महिला के जीवन अधूरी है, वहीं एक स्त्री के बिना किसी पुरुष के जीवन भी आधी अधूरी रहती है। और संसार में पति पत्नी के अलावा बच्चे भी होना जरूरी है, तभी उसे संसार कहते हैं। बच्चों के बगैर स्त्रियों के स्त्रीत्व तथा मातृत्व नहीं होती तो उसमें ममत्व बोध की जागृत भी नहीं होती और स्त्री सत्वा की कमी रह जाती है। तभी तो हम लोग अपने बेटी के शादी करवा कर ससुराल में भेजते हैं, ताकि ससुराल में अपने पति और अपने बच्चों के साथ स्त्रीत्व की पूर्ण मर्यादा लाभ कर सकें। ऊपर से अगर पढ़ी लिखी हो तो क्या कहना। मृदुला देवी सोचने लगी, इनके लड़की पढ़ी लिखी है तो स्वाभाविक है कि समझदार भी होगी। ऐसे पढ़ी लिखी लड़की के तो सचमुच क्या कहना, समय के साथ साथ संसार को प्रगति के पथ पर लेकर जा सकती है। ऐसे तो लड़कियों के किस्मत पर बहुत कुछ निर्भर करती है। शादी के बाद उनके किस्मत खुल भी सकती है और बंद भी हो सकती है। ऐसे बहुत से देखी गई कि शादी के बाद उनके संसार में प्रगति के बजाय उन्नति के रास्ते पर अवरोध आ जाती है, मगर समझदार लड़की उस हालत में भी समझदारी के परिचय देते हुए उन्नति के पथ पर चलने की जद्दोजहद में लगे रहती है। मगर बहुत से ऐसे हैं कि उन्नति के बजाय अवंती के राह पर चलते हुए संसार को जमींदोज करके बैठती है। हम तो ठहरे मूर्ख, अगर मैं भी थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो हमारा परिवार की चेहरा भी शायद कुछ अलग होती, मगर मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि जीवन भर चारों ओर अंधेरा ही छाई हुई थी। सदानंद जी अपनी पत्नी और बेटा के साथ रामस्वरूप जी के घर के वरांडा में बनाए ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और अपने ही दिल में तरह तरह के भावनाओं में बहते चले गए। तभी रामस्वरूप जी और उनके पत्नी रुक्मणी देवी आकर वहां पर बैठ गई और कहने लगी, आप लोगों को यहाँ तक आने में जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। रुक्मणी देवी कहने लगी, आप लोगों को तकलीफ देने हेतु हम लोग खुद ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वैसे तो देखिए कि हम लोग बहुत ही साधारण सी परिवार में से एक है, चाहे वह आर्थिक रूप हो या किसी और तरह से हो। देखा जाए तो हम लोग बहुत ही साधारण से हैं। किस्मत से इन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई थी तो आज तक हम लोग इसी क्वार्टर में रह रहे हैं। बस यहाँ तक ही हमारा सफर है। हमारे एक ही संतान है जो मेरी बेटी अंजलि है, और शायद आप लोग भी जान चुके हैं
कि आपके बेटा प्रकाश और हमारी बेटी अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं और बात अभी दोनों की शादी में आकर अटक गई है। अगर आप लोगों के सहयोग मिला तो यह रुका हुआ काम भी बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएगी। हमारी तो बस यही विचार है। हमारी ख्याल है कि आप लोग भी इस विषय पर अपने विचार रखने को स्वतंत्र है। आप लोग भी अपना विचार व्यक्त कीजिए तथा कुछ सकारात्मकता व्यक्त कीजिए ताकि हम लोग एक निश्चित जगह पर पहुंच सकें। इतने में अंजलि वहां पर प्राथमिक तौर पर चाय नाश्ता लेकर आती है। इतने में विकास उठकर अपना कुर्सी खाली छोड़कर अंजलि की तरफ ताकते हुए कहने लगा, आप यहाँ पर बैठिए। इतने में अंजलि मौका पाते ही सभी के पैर छूकर प्रणाम करती है। ऐसे में जब प्रकाश के प्यार छूने लगी तो विकास अपना पैर को पीछे हटाकर लेते हुए कहने लगा, अरे भाभी, मैं तो आपका छोटा देवर हूँ, मुझे चाहिए कि मैं आपके पैर छूकर आशीर्वाद लूँ। आप यहाँ पर बैठ जाइए। अंजलि एक और कुर्सी लाकर विकास को बैठने को देती है। इतने में अंजलि के माँ रुक्मणी देवी अंजलि को कहने लगी, बेटा तुम दोनों अपने कमरे में जाकर बैठो, हम लोग बड़े यहाँ बातें करते रहेंगे। ऐसे में अंजलि विकास के हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाती है और वहाँ पर अपने कमरे में आदर पूर्वक बिठाया और चाय नाश्ता के साथ गप्पे भी करती रही। विकास अंजलि के कमरे में चारों ओर देखते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, यह आपके कमरे हैं। थोड़ी शर्माती हुई अंजलि कहती है, हाँ, आपको अच्छा नहीं लग रही है? बार दबाए, आपको मैं नाम से कह सकती हूँ ना? तत्काल विकास जवाब देते हुए कहता है, हाँ जरूर, आप मुझे नाम से पुकारे, साथ ही मुझे आप नहीं तुम या तो तू कहें, क्योंकि रिश्ते में तो आप मुझसे बड़ी है ना। इतने में मजाकिया लहजे में विकास कहने लगा, आपको तो मैं भाभी कह रहा हूँ, आपको एतराज तो नहीं होगा ना? आखिर आप दोनों की शादी तो होनी ही है। अंजलि थोड़ी शर्माते हुए कहने लगी, इसमें भला मुझे आपत्ति क्यों होगी? परंतु तुम्हारे भैया तो शादी के नाम से ही डरता है। जब भी शादी की बात छेड़ती हूँ डर के मारे भागने लगता है। ऐसे में एक बार फिर से वहाँ के माहौल हंसी मजाक में तब्दील हो गई है। फिर से मजाकिया लहजे में विकास कहने लगा, अच्छा भाभी, आप दोनों का यह प्यार मोहब्बत कितने सालों से चल रहा है? जवाब में अंजलि थोड़ी झिझकते हुए कहती है, यही कोई 5 साल तो हो ही गई है। तभी विकास आश्चर्यचकित होकर कहता है, 5 साल? और हमें पता ही नहीं चला। अगर आप मुझे पहले कहती तो आज तक तो आप दोनों की शादी हम लोग अवश्य करवा देते, लेकिन आप लोग तो कभी हमें बताई नहीं। इतने लंबे समय से आप दोनों में प्यार है यह जानकर आश्चर्य होती है, साथ में खुशी तो अवश्य होती है। चलिए, अब तक जो भी हुआ, अब तो निश्चित जानिए कि आप दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। शंका जाहिर करते हुए अंजलि कहने लगी, अरे विकास, तुम्हारे भैया को लेकर ही तो ज्यादा समस्या है। वह तो शादी के नाम से ही भाग रहा है। कहता है, शादी करके मैं तुम्हारी बोझ कैसे उठाऊंगा। कहता है, मुझे शादी नहीं करना, मैं तो यूं ही ठीक हूँ। कल को सारे झमेला आकर पहले ही हमारे दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। ऐसे में मैं तो यूं ही ठीक हूँ। ऐसे में विकास कहने लगा, आप चिंता ना करें, अब तो आपकी शादी पक्की समझो। मैं आ गया हूँ ना, मैं ऐसा करूँगा ताकि वह आपसे शादी करने को राजी हो जाएगा। एक तरफ जहाँ विकास और अंजलि के बीच वार्तालाप का दौर चलती रही, वहीं कमरे के बाहर बरामदे में बैठे चारों व्यक्ति के बीच में भी वार्तालापों की दौर चलती रही। ऐसे में रामस्वरूप जी कहने लगे, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं कहना चाहूँगा सदानंद जी की आपके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी हो गई है और वह अपने घर में अर्थात ससुराल में रह रही है। जैसा कि आपने कहा, विकास आपके छोटा बेटा है जो आपके साथ रहता है, पर हमारी तो एक ही संतान है। ऐसे में आज हो या कल कहीं पर भी कभी भी उसकी शादी होना तो लाजिमी है और उसकी शादी करवा कर ससुराल में भेज देने के पश्चात हम पति पत्नी दोनों बिल्कुल अकेला हो जाएंगे, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा आम तौर पर सभी के लिए ही होती है।
वैसे तो बेटी के शादी करवाने पर हमारे समाज के नियम अनुसार बेटी किसी के घर की बहू बनकर पराया घर को चली जाती है, जो हमारी परंपरा है। मगर कभी कभी किसी परिस्थिति में अक्सर दामाद जी बेटा के फर्ज भी निभाते हैं, क्योंकि यह भी तो बेटा के बराबर ही होते हैं। अगर हमारे इस परिस्थिति में आपका बेटा अर्थात हमारा दामाद बेटा अगर किराए के मकान में रहने के बजाय कल को हमारे यहाँ या हमारे आसपास किसी क्वार्टर में रहे तो आपकी तरफ से आपत्ति तो नहीं होगी ना? सदानंद जी चुपचाप रामस्वरूप जी के बातें सुनते रहे, परंतु जवाब नहीं देते। ऐसे में रामस्वरूप जी फिर से कहने लगे, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अपने बेटे विकास के साथ रह रहे हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।